तो संसद का बजट सत्र चल रहा है। परंपरा के हिसाब से बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर चर्चा का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को लोकसभा में थे और आज राज्यसभा में। क्योंकि दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई बहस में विपक्ष के नेताओं ने नोटबंदी का मसला उछाला था, इसीलिए मोदी ने नोटबंदी पर हुए हमलों पर भी पलटवार किया। लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने सीधा निशाना कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा। राहुल गांधी ने शीतकालीन सत्र में कहा था कि वो जब मोदी सरकार के भ्रष्टाचार पर बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। मोदी ने उनके इस बयान की उन्हीं के सामने खिल्ली उड़ाई। चुनावी रैली में राहुल गांधी ने स्कैम की जो परिभाषा दी, उसी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि जब स्कैम को भी देश सेवा से जोड़ा जाता है तब धरती मां भी नाराज होती है और भूकंप आता है। मोदी के तेवर लोकसभा में तीखे थे, इसलिए विपक्ष को लगा कि लोकसभा में बहुमत है, इसलिए वो तेवर दिखा रहे हैं। अब सबकी नजर राज्यसभा पर थी, जहां मोदी फुल फॉर्म में थे। उन्होंने राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 35 साल तक देश की अर्थव्यवस्था तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। मोदी ने तंज कसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है, वो रेनकोट पहनकर नहाने की कला जानते हैं। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, फिर भी कांग्रेस पर उनका पलटवार इतना तीखा था कि कांग्रेस के सांसदों को सदन से वॉकआउट करना पड़ा। पांचों कमेटी बनी थी और नोटबंदी के आर्थिक जरूरतों को समझ में उन्होंने उस समय श्रीमती इंदिरा जी जब थी तब अपना रिपोर्ट दिया था और यशवंतराव जी चौहान उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि अरे भाई, हमको तो राजनीति में है, चुनाव लड़ने रहते हैं। ये गोडबोले जी की किताब में है जी। गोडबोले जी की किताब जब छपी, अच्छा होता आपने इतनी जागरूकता दिखाई होती और उस किताब के खिलाफ आवाज उठाई होती। आप सोए थे क्या कर रहे थे आप? और इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। दुनिया में कहीं इतना बड़ा और इतना व्यापक निर्णय कभी हुआ नहीं और इसलिए दुनिया के अर्थशास्त्रियों के पास भी इसका लेखा जोखा करने का कोई मापदंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है। डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और बड़ी बहस में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अभय दुबे जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले और राज्यसभा में बोले, उन्होंने आपकी पिछली सरकारों के कामकाज पर लोकसभा में सवाल उठाए और जब वो राज्यसभा में बोल रहे थे तो इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम सबको सवालों के घेरे में ले लिया। क्या कांग्रेस की जो मांग थी कि पीएम नहीं बोलते, वही मांग अब कांग्रेस पर भारी पड़ गई है? सुशांत जी, देखिए, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी शब्दावलियों को कभी किसी प्रधानमंत्री ने प्रयुक्त नहीं किया। इतनी अशिष्टता से देश के प्रधानमंत्री बात करेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। जिन शब्दों को उन्होंने प्रयुक्त किया, मैं तो दोहराना भी नहीं चाहता। बात तथ्यों की थी। बात क्या थी, मुझे ये बताइए कि पूरे विश्व भर, उन्होंने कहा इतना व्यापक निर्णय नहीं लिया गया, पूरे विश्व ने इसकी भर्त्सना की। क्या फोर्ब्स को देख लो, क्या जापान टाइम्स को देख लो, क्या द इकोनॉमिस्ट को देख लो, क्या वर्ल्ड हमारे देश के राष्ट्रपति ने इसकी तारीफ की को रहे। नहीं, देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण तो वो चूंकि मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बड़े नोट बहुत प्रचलन में आ गए।
प्रधानमंत्री जी जब आप प्रधानमंत्री बने तो 10,80,000 करोड़ रुपए के हायर डिनोमिनेशन के 500 और 1000 के नोट थे। आपने जब ये 8 नवंबर 2016 को फैसला लिया तो 15,44,000 मतलब 3,36,000 करोड़ रुपए के हायर डिनोमिनेशन के नोट बढ़ाए किसने इस अर्थव्यवस्था में? प्रधानमंत्री जी आपने बढ़ाए। आज देश को बताइए, आपने जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए वापिस आएंगे 15,44,000 करोड़ रुपए में से। आप ये मानकर चल रहे थे कि 5,44,000 करोड़ रुपए वो काला धन जो हम रिवील कर लेंगे, जो सिस्टम में नहीं आएगा, वो व्यवस्था में वापिस आया। अब आप ये बताने को तैयार नहीं कि कितना काला धन आया। प्रधानमंत्री आपने कहा आज हाउस में कि ये बात का पता नहीं कि कितनी काउंटरफिट करेंसी है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसमें कहा कि लगभग 400 करोड़ रुपए की इस प्रचलित व्यवस्था में काउंटरफिट करेंसी है। तो आप ही अपने वक्तव्यों को झुटलाने पर हम आ जाए। ठीक है, मैं इस मसले पर अभय दुबे जी, मैं इस मसले पर जफर इस्लाम साहब से प्रश्न पूछूंगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि जब प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर सवाल उठाए कि उस वक्त जो ज्योति बसु ने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि काले धन को लेकर, काले धन पर ही श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो बची हुई है, इसलिए नोटबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरकिशन सिंह सुरजीत ने भी 1981 में नोटबंदी की बात की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आरबीआई जो है उस पर सरकार पूरी तरीके से हावी हो गई है, ये आरोप लगता है, तो उन्होंने कहा कि पूर्व गवर्नर सुब्बा राव साहब ने किताब में लिखा है कि पी चिदम्बरम साहब जब वित्त मंत्री थे तो उनसे पूछकर कई फैसले नहीं लिए गए, जो कि आरबीआई की अवहेलना जैसा था। तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने आरबीआई के डिफेमेशन का सवाल खड़ा किया। आरबीआई में इतनी बड़ी हड़ताल किसने की? वहीं के कर्मचारियों ने की, और ये कहा सरकार पर यह आरोप लगाया कि आप उसके अधिकारों का हनन आरबीआई के कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं, खुद वहां की संस्था के लोगों ने यह आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी इस बात का इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इतने बड़े प्रधानमंत्री हुए, इतने मूर्धन्य प्रधानमंत्री हुए इस देश में, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी हुए, ये निर्णय क्यों नहीं लिया? क्योंकि सब जानते थे आज जो देश में त्राहिमाम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 45 करोड़ लोगों के पास रोजी रोटी का संकट आ गया है। सुशांत जी, आप बताइए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है। देश को इस डिमोनेटाइजेशन से कम 20 साल। सर, मेरे सवाल पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और मैं वो कह रहा हूं कि वो सवाल मैं जफर इस्लाम साहब से जब सवाल पूछूंगा तो पूछूंगा। मैं जफर साहब के पास जाऊं उससे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आरबीआई के पूर्व गवर्नर सुब्बा राव साहब अपनी किताब में ये लिखते हैं कि पी चिदम्बरम साहब आरबीआई के फैसलों की अवहेलना कर रहे थे या उनको फैसले लेने की इजाजत नहीं दे रहे थे, तो क्या ये गंभीर आरोप है कि नहीं उस वक्त के वित्त मंत्री पर? देखिए सुशांत जी, ये एक पक्षी बात है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट कोई पुस्तक लिखता है तो अभी चिदम्बरम साहब ने उस पर वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आरबीआई के अधिकारों को कम किया उस पर लोगों ने जरूर प्रश्न खड़ा किया। रघुराम राजन साहब ने भी खड़ा किया कि उसकी जो स्वायत्ता है उसको एक कमेटी कंस्टिट्यूट करके आप डाइल्यूट कर रहे हैं। तो तब हम नहीं कहते, क्योंकि ये सरकार चलाने का अधिकार सरकार को है, लेकिन फिर भी हमने संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर और आस्था रखी है, इसीलिए देश को आज इस मुकाम तक हमने पहुंचाया है। जफर इस्लाम साहब, मुझे बताइए, जो सवाल अभय दुबे भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा में भी बोले और राज्यसभा में भी बोले और उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन आया, उसका एक फिगर वो न तो उन्होंने लोकसभा में दिया न राज्यसभा में दिया। देखिए सुशांत जी, आपने अगर बजट स्पीच सही से सुनी होगी और हमारे मित्र जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन दुबे जी ने, तो उन्हें एफएम ने जो बहुत सारे नंबर्स उसमें दिए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे 1,48,000 अकाउंट है जिसमें एवरेज दिखाइए तो 3.31 करोड़ कैश पैसे डाले गए हैं। ऐसे 1.5 लाख 2 लाख और अकाउंट है जहां 80 लाख रुपए डाले गए हैं। तो आप ये देखिए, जब हमारे पास, अगर आप देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की संख्या, इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या, तो हमारे पास उतने पैसे तो दिखते नहीं है। हमें दिखता है 0.2% जो है ऐसी आबादी है देश में जो 12 लाख से ज्यादा इनकम कमाती है, सिर्फ 10 लाख से ज्यादा, सिर्फ 0.2% आबादी देश की। फिर ये पैसे कहां से जमा हुए? तो जाहिर है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इस तरह के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो अभय दुबे जी बोल रहे हैं
उस सारे टेबुलेशन होने के बाद जो सरकारी संस्था है टेबुलेट करेगी, वो पूरे टेबुलेशन के बाद जो सही आंकड़े हैं वही लोगों के बीच में लेके जाएगी। यानी अभी और इंतजार करना होगा ताकि सही आंकड़े में से जावेद दुबे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ये सरकार जो रिस्पॉन्सिबल सरकार है, जब तक इसमें सारे आंकड़े टेबुलेट करके रिकंसिलेशन के बाद लोगों तक पहुंचाने के लायक हो जाएगी तो पहुंचाएगी। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि पूरे डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस से 4 फायदे हैं। ये 4 मोटे मोटे फायदे। पहले फायदा जो है कि ये गवर्नमेंट फाइनेंस, जैसा मैंने अभी कहा कि सारे एक सवाल पूछ रहे वो सुन लीजिए, फायदे आप बाद में गिनाएगा, वो फायदे प्रधानमंत्री ने भी गिनाए हैं। स्टेबिलिटी आएगी उससे। दूसरी चीज नहीं, फायदे तो सब गिना रहे हैं। एक सवाल जावेद दुबे जी का एक सवाल सुन लीजिए, फिर मैं और मेहमानों पर भी जाऊंगा। सुशांत जी, हमने ये निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री के इस अनाउंसमेंट के पहले टाइम और डिमांड डिपॉजिट में 5,88,000 करोड़ रुपए 8 नवंबर के पहले जमा हुए, जो आजाद भारत के इतिहास में अचानक नहीं हुए थे। उनकी इंक्वायरी करें। इनकम टैक्स, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि इनकम टैक्स ने आरबीआई को नोटिस भी इशू किया, मगर आज तक उस पर नहीं बात करते। जनधन तो कह रहे हैं ना कि वो तो कह रहे हैं कि अभी पूरे मामले उन लोगों पर, सर वो तो कह रहे हैं कि जितना पैसा आ गया है, जांच नहीं कर रहे सुशांत जी, उस पर नहीं जांच की जा रही। ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, ये 8 नवंबर के बाद के खातों की जांच है। अगर उस पर करेंगे तो ये खुलासा हो जाएगा कि इसको लीक किया गया सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, कोई जवाब आप दे रहे जफर इस्लाम साहब? हाँ, मैं देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर का बैक टेस्टिंग किए, 1 साल नहीं 4-5 साल का बैक टेस्टिंग कीजिए, सारे आंकड़े साथ में है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है 14 साल का स्टडी किया है मैंने, लास्ट 14 ईयर्स का। आपने 14 साल का किया तो आपको जो डिपॉजिट ग्रोथ में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ में जिस तरह के आपने ऐसे भी आसाम लगा दिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैसे डाल दिए। देखिए, वो ज्यादा होता है जफर इस्लाम साहब। 1 मिनट अभय दुबे जी सुन लीजिए। अगर कोई अकाउंट में पैसा आता है, अगर उसका सही अकाउंट नंबर में सही पीएनआर के साथ जो इनकम टैक्स के जो कायदे कानून में जो रिक्वायरमेंट है, पैन नंबर उसको देता है और पैन नंबर के साथ अगर जाता है तो इनकम टैक्स उसकी कार्रवाई खुद से करती है। लेकिन अगर गलत होगा, इनकम टैक्स जो 50,000 से ज्यादा जो भी टैक्स होता है, जब जमा होता है पैसा, इनकम टैक्स रिपोर्ट को रिपोर्ट किया जाता है बैंक द्वारा हर ट्रांजैक्शन। हमारा आरोप तो ये है ट्रांजैक्शन जहां पैन नंबर नहीं दिया गया, पैन नंबर बड़े लोगों ने ठीक है, अपने आप ही इनकम टैक्स से गिरफ्त आएगा। विनोद अग्निहोत्री जी ये बताइए, अगर कांग्रेस के पास इतने ही सवाल थे तो फिर वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर वॉकआउट क्यों कर गए? नहीं, एक्चुअली एक संसदीय परंपरा है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कोई भाषण नहीं होता है, इसलिए कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बोलने का मौका नहीं था। अब जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहेंगे या जैसे अभय दुबे जी बोल रहे हैं वैसे कहेंगे। नहीं, लेकिन एक तरीका ये होता है कि कई बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप बीच में कुछ सवाल पूछ लेते हैं और वो जोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं होता कि उसके बाद वो टोका टोकी होती है, कई बार उस टोका टोकी को लेकर के आपत्ति भी होती है। इसलिए कांग्रेस ने, मुझे लगता है, इस भाषा को प्रयुक्त किया, वॉकआउट करके अपना विरोध दर्ज किया। एक संसदीय तरीका है वॉकआउट करने का। रही बात कि प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठाए या जो आरोप लगाए, चाहे गोड बोले वाली किताब का हो और या उसको कमेटी का हो या मिस्टर सुब्बा राव जी की किताब का हो, उसका जवाब कांग्रेस अपने तरीके से जनता के सामने आके, मीडिया के सामने आके देगी। उनको देना चाहिए, और अगर उनके पास तथ्य है ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री जी एक बहुत कुशल वक्ता है और लोकप्रिय वक्ता है, इसमें किसी को, इसीलिए लोकसभा में भी और राज्यसभा में उन्होंने सिर्फ संसद को ही एड्रेस नहीं किया है, उन्होंने देश के 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं, एक राज्य के 2 राज्यों के तो हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश, भाइयों बहनों भी संबोधित, तो एक तरह से उन्होंने उस ऑडियंस को भी एड्रेस किया है, उन जनता को भी एड्रेस किया है कि भाई अपनी बात, क्योंकि बराबर उनके बारे में विपक्ष का सवाल था कि वो नोटबंदी पर नहीं बोल रहे हैं, इस पर नहीं बोल रहे हैं, और उस समय तो उन्होंने सही समय चुना। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद के समय चुनाव भी हो रहे हैं, प्रचार भी चल रहा है। एक बात बताइए सर, जो उन्होंने लोकसभा में कहा और जो राज्यसभा में कहा, उसके बाद जो विपक्ष लगातार बहुत अग्रेसिवली, तो उन्होंने सही समय चुना। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद के समय चुनाव भी हो रहे हैं,
प्रचार भी चल रहा है। एक बात और बताइए सर, जो उन्होंने उसको लोकसभा में कहा और जो राज्यसभा में कहा, उसके बाद जो विपक्ष लगातार बहुत अग्रेसिवली प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेर रहा था, केंद्र की सरकार को घेर रहा था, उसमें अब वो चारों खाने चित हो गया है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कांग्रेस के काम समय क्या क्या काम हुए वो गिनाए और अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया। आज इसीलिए उन्होंने गाजियाबाद में अखिलेश सरकार से भी रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। नहीं, देखिए सुशांत जी, ऐसा है कि राजनीति में और सुशांत संसदीय जी, लोकतंत्र, एक मिनट आ रहा हूं सर, अभी सर आ रहा हूं आपके पास। राजनीति में और संसदीय लोकतंत्र में न कोई चित होता है न कोई पट होता है। ये चूंकि परंपरा है, प्रधानमंत्री के बाद कोई बोलता नहीं है। अब इसका जवाब विपक्ष जो है, हाउस अभी चलेगा, अभी बजट पर चर्चा होगी, उसमें बोलेंगे लोग, नेता लोग। तो ये कहना कि विपक्ष चित हो गया या सरकार चित हो गई है, ये कोई चित नहीं होता। और चुनावी भाषणों में इनका जिक्र आएगा, ये चलता रहेगा। विपक्ष अपने आरोप लगाएगा, प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष अपनी तरीके से जवाब देंगे। हाँ, ये जरूर है, इतना कहा जाता है, प्रधानमंत्री ने सारे जो विपक्ष के आरोप थे उनको एक बहुत राजनीतिक तरीके से एक सफल तरीके से जवाब दिया। अभय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और सवाल मैं विनोद जी से पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा में कहा और जो राज्यसभा में कहा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव है वहां के लोगों को भी वो एक तरीके से एड्रेस कर रहे थे, तो जिस तरीके से उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर सवाल खड़े किए, लोकसभा में तो भाइयों बहनों कही गए थे, भाइयों बहनों कही गए थे, तो क्या उसका फायदा उनको चुनावों में मिल सकता है? नहीं, देखिए, उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। निश्चित रूप से टेलीविजन में सीधा प्रसारण होता है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का, उसके बाद शाम को चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से लोग देखते हैं और अपने तरीके से इसका एक विश्लेषण करेंगे। तो अगर प्रधानमंत्री के तर्कों से लोग सहमत होंगे तो उसका लाभ मिलेगा उनको। ठीक है, अभय दुबे जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुशांत जी, मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रश्न हाउस में खड़े किए हैं, उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया में हमने 76,000 गांव तक इंटरनेट पहुंचा दिया। सुशांत जी, सिर्फ 12,000 गांव तक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हुई है और इनकी खुद की रिपोर्ट ये तीनों कंपनियों को कह रहे हैं कि क्या 70 साल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन की पूरी तैयारी करा करके गए थे। 2 फेज थे। इनको 2,19,000 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट के कनेक्शन अब तक दे देने चाहिए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 10 लाख घर बनाए। इन्होंने लोकसभा में जवाब दिया है अभी पर कि 15,92,300 प्रधानमंत्री ने ये भी मुझे ये बताइए, आपने फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने की योजना शुरू की, प्रधानमंत्री ने कहा 3 साल में आपने 59 गांव में नेशनल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाया था। ये रिकॉर्ड पर देख लीजिए, वो इतनी बड़ी स्कीम थी कि उसकी प्रिपरेशन के 2 साल लगे। हम टेंडर की प्रक्रिया तक पूरी करके गए। मैं आपको एक 10 सेकंड में 2 बड़े खुलासे करना चाहता हूं। मैंने जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मंत्रालय में पूछा कि जो आपका खर्च है और जितना निर्माण आपने बताया वो मैच क्यों नहीं होता, तो कहते पिछले सालों की जो डेटा एंट्री नहीं थी वो हमने डेटा एंट्री कर लिए, इसलिए रोड बड़ी बनी हुई दिख रही है। स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे ने 20,000 किलोमीटर को डीनोटिफाई करके नेशनल हाईवे में मिला लिया, इसलिए डेटा बढ़ गया। तो ये जो कृत्रिम रूप से तैयार किए हुए डेटा है, उस पर प्रधानमंत्री जी अगर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, जफर इस्लाम साहब, क्या प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर कृत्रिम डेटा रखा है, ये आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे जी? गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है और लोकसभा में है, कोई चुनावी रैली में नहीं कहा उन्होंने, लोकसभा में कहा है। नहीं, प्रधानमंत्री कहीं भी बोले, चाहे चुनावी रैली हो चाहे लोकसभा हो, वहां मतलब प्रधानमंत्री अगर कोई आंकड़ा दे रहे हैं तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब। सुशांत जी, नहीं, इसलिए सुशांत जी देखिए, सुशांत जी, उत्तर प्रदेश की रैली में भी प्रधानमंत्री, अभय दुबे जी उनका जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि आंकड़े जो हैं वो गलत हैं जो प्रधानमंत्री ने रखे हैं। आप जफर इस्लाम साहब को इस पर मैं रिस्पॉन्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करने को तैयार हूं। अभय दुबे जी, आपने इसी तरह के आंकड़े लगाए, एलिगेशन लगाए थे हमारे जीडीपी ग्रोथ पे। उसको रिवैलिडेट किया वर्ल्ड बैंक ने, उसको रिवैलिडेट किया सारे रेटिंग एजेंसीज ने, उसको रिवैलिडेट किया मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ने। इस तरह की जो है एलिगेशंस आप लगाते रहते हैं, इसलिए कि आपके यहाँ बैंक्रप्सी है कोई ऐसे मुद्दे की जो कि वाकई आप जो है सरकार के पास उठाए, भाई, लेकिन ये आपके लोकसभा के पटल पर जो जवाब रखे उसी को पढ़कर प्रधानमंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं वो हवा से उठा के नहीं दिए, वो मंत्रालय से आए, वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से नहीं आए। आपके जो अचीवमेंट है वो आप बहुत बात करने 70 सालों में क्या अचीवमेंट, नहीं,
70 सालों में जो आपने अचीवमेंट किया वो सबको दिख रहा है। 2.5 साल में जो हमने अचीवमेंट किया पूरी अरे 2,43,000 किलोमीटर का 2,43,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हमने किया। 86 करोड़ लोगों को भोजन का प्रबंध हमने किया। 20 लाख आदिवासी परिवारों को वनाधिकार के पट्टे हमने दिए। 125 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया। क्या बात करते हैं सर, इतना देने के बाद भी तो आप चुनाव हार गए ना, तो इसलिए लोग तो पूछेंगे कि वाकई दिया या नहीं दिया। आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपने बहुत कुछ किया, बहुत गिनतियां गिना रहे हैं, देश की जनता ने आपको उसका नकार दिया। फिर भी सुन लीजिए, आपने कोशिश की रेटिंग अपग्रेड कराने की, नहीं करा पाए। आपको मैं वायदे करता हूं और दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह के दावे आप कर रहे थे, इस बजट में अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहली बार हुआ जब आपने सरकार छोड़ी था तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो था वो 85% था। आज जो है सरकार ने अनाउंस किया है कि 60% रहेगा डेट टू जीडीपी रेशियो, और इस एक वाहिद कारण की वजह से रेटिंग अपग्रेड होगा, इसलिए कि इसको सरकार ने बड़ी गंभीरता से ली, जो आपकी सरकारों ने मैं इस पर लौटूंगा कि इस रेटिंग के अपग्रेड होने से लोगों को कितना फायदा होगा और जो दोनों ही दल बातें कर रहे हैं उससे कितना असर पड़ेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं। कुछ लाइन में प्रॉब्लम थी, इसलिए सर मैं आपके पास पहले नहीं आ पाया। ब्रेक के बाद सीधे आपके पास आऊंगा और ब्रेक के बाद हम ये भी सवाल उठाएंगे कि प्रधानमंत्री की जो भाषा को लेकर सवाल उठ रहा है कि सदन के अंदर जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया क्या वो सही था या नहीं, इस पर भी बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंदर नहीं बोलते, ये मांग करने वाला विपक्ष क्या खुद गिर गया जब लोकसभा में और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता, अबे दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव संजीव मिश्रा और विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट बने हुए हैं। आपके पास आऊं मैं संजीव जी, उससे पहले दर्शकों को एक बार दिखा देता हूं कि पहले लोकसभा में राहुल गांधी पर कैसे तंज कसा था प्रधानमंत्री मोदी ने, और फिर राज्यसभा में आज कैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने निशाने पर लिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है, और तब जाकर के भूकंप आता है। डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को घेरने के लिए जिस तरीके से भूकंप का सहारा लिया और जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो ठीक था या नहीं, इस पर मैं आऊं उससे पहले संजीव मिश्रा साहब, मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा क्योंकि आप बाद में जुड़े। क्या वो ठीक था या नहीं, इस पर मैं आऊं उससे पहले संजीव मिश्रा साहब, मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा क्योंकि आप बाद में जुड़े। क्या विपक्ष जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब ये उल्टा हो गया क्योंकि पीएम ने लोकसभा में 2.5 साल का काम गिनाया और आज वो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से 5 साल के काम का हिसाब मांग रहे थे। देखिए सुशांत जी, एक चीज कह दूं कि लक्ष्यदार भाषण में और जुमलेबाजी में अगर किसी ओलंपिक में मेडल मिलते होते तो मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल हिंदुस्तान में ही होता। जिस तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और पूरे देश को भ्रमित कर रहे थे, आज 2.5-3 साल में हमारे पास क्रेडिट क्या है? यही क्रेडिट है कि हम जुमलेबाजी सुनते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप जो वादे करते हैं, महंगाई 100 दिन में कम करने की बात कह रहे थे, कालाधन विदेशों से 100 दिन में ले आऊं और ना ला पाऊं तो फांसी पे लटका देना, भ्रष्टाचार भी 100 दिन में दूर कर रहे थे, अच्छे दिन लोगों के ला रहे थे और बुलेट ट्रेन भी चला रहे थे। जब इन सब मोर्चों पे आप विफल होते हो तो आप फिर स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर देते हो, एक झाड़ू लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता फोटो खिंचवाते और अखबारों में लगवाते, उससे भी काम नहीं चलता तो आप नोटबंदी जैसा ब्रह्मास्त्र लाते हो जो उल्टा पड़ गया। ईमानदारी की बात अगर सुशांत जी कही जाए,
आपको तो 150 लोग जो लाइन में लग करके जिनकी मृत्यु हो गई, उनको तो शहीदों का दर्जा देना चाहिए था, और आप आज भी चुप्पी लोकसभा में वो किए रहे। 8 तारीख को आप जिस लिए 500 और 1000 के नोट बंद करने की बात कहते हो, आपने कहा इससे काला धन रुक जाएगा, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और आतंकवादियों को फंडिंग बंद हो जाएगी। फिर ये अगर बात थी 8 तारीख को, फिर 28 तारीख को आपने ये कैसे कह दिया और ये कैसे नियम बन गया कि 50% टैक्स दे दो, 25% अभी लिए जाओ और 25% 4 साल बाद ले लेना। मतलब एक तरफ हम लोग तो यही समझ रहे थे और पूरा देश यही समझ रहा था कि ये जो काले धन वाले लोग हैं, संजीव जी वो ये भी गिना रहे जेल में थे, होगी। सर वो ये भी गिना रहे थे कि इसके बाद जब डिजिटल इंडिया बन रहा है तो किस तरीके से पैसा अगर कैश में नहीं होगा तो उसका हिसाब रखना आसान होगा। उन्होंने बोलते बोलते ये भी गिनाया कि कैसे 30 से 40 दिन के अंदर कई सौ माओवादियों ने सरेंडर किया है और ये चीज जो है वो आगे बढ़ रही है, और कैसे जो आतंकवाद है उस पर लगाम लगाने की कोशिश में तेजी आई है। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, तो उसको आप पूरे तरीके से तो खारिज नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं या उसका जिक्र ही नहीं किया। नहीं, देखिए पूरी बात वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरीके से इस नोटबंदी के कारण पूरे देश में त्राही त्राही मच गई, जिन परिवारों में अपनी लड़कियों को शादी करनी थी उनकी शादियां टूटी है, 150 लोगों की मृत्यु हुई है लाइन में लग करके। और मैं तो बहुत साफ सी बात सुशांत जी कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इस पर बहस नहीं करना चाहता। इसका परिणाम मिलने वाला है 11 मार्च को उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का रिजल्ट आएगा और इस नोटबंदी का परिणाम सामने आएगा तो निश्चित रूप से मोदी सरकार और जो मोदी जी का चेहरा है, पर उत्तर प्रदेश में इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। जफर इस्लाम साहब आपको जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़े, फिर हम परिणाम आपको मिलेगा। ठीक है, जफर इस्लाम साहब को जोड़ रहे हैं, फिर अबे साहब मैं आपके पास आऊंगा। जी सुशांत जी, देखिए सुशांत जी जो संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं इनको सिर्फ इतना बताऊंगा कि उन्हें अगर ओलंपिक का मेडल लेना है तो क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट देख लें, क्राइम ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स देखिए, उनके स्टैटिस्टिक्स मध्य प्रदेश की सरकार को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश से सबसे नटोरियस स्टेट अगर है तो वो उत्तर प्रदेश के, जहां चोरी से ज्यादा जो है जानकारी कर लीजिए पहले, मर्डर की होती है। नहीं, एक मिनट संजय शर्मा जी सुन लीजिए। तो इस तरह के जहां पर गुंडा राज जो हम लोग कहते हैं वो आंकड़े भी दर्शाते हैं, जहां बलात्कार जो है 161% बढ़ गया, जहां छोटे बच्चों के साथ बलात्कार जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को भी देख लीजिएगा, जो भारत माता की गालियां देते हैं। दूसरी बात, अरे संजीव मिश्रा जी, नहीं, आप फिर प्रमित करने लगे जानती है जो कि मोदी जिस तरह जी से पार्लियामेंट में कर रहे हैं वो आप चैनल पे कर रहे हो, गुंडे राज में, उसका जवाब आपको मिलेगा और 11 तारीख को आपको ठीक है, इसका सबको जवाब 11 तारीख को मिल जाएगा। अभय दुबे जी, राजनाथ सिंह जी के बयान का 11 तारीख के पहले कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, सबका जवाब 11 तारीख को मिलेगा। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। 11 मार्च प्रदेश की जनता समझ चुकी है और प्रदेश की जनता इसका आपको ठीक है, जवाब भी अभय दुबे जी जल्दी से। वो समझ चुकी है, इसीलिए राजनाथ जी का बयान आ रहा है। सुशांत जी देखिए, अगर ये प्रधानमंत्री जी ने तर्क दिया कि कई माओवादियों ने सरेंडर किया और काउंटरफिट नकली नोटों का आतंकी कारोबार करते हैं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आप जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? डिमोनेटाइजेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है करेंसी रिप्लेसमेंट, जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करते ही रहना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने खबर दी थी उसके आधार पर हमने 3,61,000 करोड़ रुपए की करेंसी का रिप्लेसमेंट किया, मार्च 2014 में निर्णय लिया और वो जून 2016 तक चला। यही प्रधानमंत्री जी थे, हमें मालूम है। सुन लीजिए, अब इतना निराश मत होइए, सुन तो लीजिए। मैंने अभय दुबे जी, आपने जो नई करेंसी का सर, आप जो नई करेंसी लेकर आए अभय दुबे जी, अगर उससे पूरा ब्लैक मनी साफ हो गया था तो वो कौन सा पैसा है जो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अकाउंट्स में जमा कर दिया गया है? नहीं, ब्लैक मनी नहीं सुशांत जी, मैंने कहा काउंटरफिट नकली नोट। अब मैं आता हूं, ये जो अपराध की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गृह मंत्री है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, आप जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट निकालिए,
और बताइए देश को कि 7,691 हत्याएं होती थी, 7,800 हत्या के प्रयास होते थे, बच्चों के अपराध में उत्तर अरे प्रदेश भाई, आज था। देखिए, आज वो बिल्कुल आधा हो 14,000 गया। हत्या हुई, और भारतीय जनता पार्टी 13,800 शासित हुई है राज्य एक साल सारे में। अपराधों में नंबर एक 1 है। साल में उत्तर प्रदेश कॉग्निजेबल में क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, एक साल क्राइम में अगेंस्ट 14,000 के आसपास इंपोर्टेशन हत्याएं ऑफ हुई है। गर्ल, आप आईपीसी अभय दुबे जी, क्राइम, और अभय यहाँ दुबे तक जी, कि abduction कन्विक्शन देखिए का कितने रेट भी पेमेंट आपके आपके भारतीय abduction जनता पार्टी कितने के शासित साथ राज्यों में बलात्कार हुआ सबसे है। कम है। कितनी- बीते 10 कितनी- वर्षों से मध्य प्रदेश 18 साल से कम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। उस पर ये तो प्रकाश स्टैटिस्टिक्स डाल देखिए। दीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है ये आंकड़े जो है ना, सर ये आंकड़े अगर हम रखेंगे तो फिर आखिरकार यही कह दिया जाएगा कि 11 मार्च को जवाब मिलेगा। विनोद जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था अभय जी और इस्लाम साहब और मिश्रा जी, देखिए आंकड़ों से बात नहीं बनती है। आंकड़े आप अपने पक्ष में दे सकते हैं, दूसरा अपने पक्ष में दे सकता है। सवाल है अवधारणा का। धारणा क्या है, धारणा कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है, यह महत्वपूर्ण है। तो राजनीति में जो धारणा है, अब चाहे नोटबंदी को लेकर जो धारणा बनी है उसका फैसला 11 मार्च को सामने आएगा, या कानून व्यवस्था को लेकर जो धारणा लोगों के बीच में है उसका फैसला 11 मार्च को आएगा, भ्रष्टाचार को लेकर जो धारणा है उसका फैसला 11 मार्च को आएगा, वादा खिलाफी राजनीतिक दलों की उसका फैसला 11 मार्च को आएगा। तो 11 मार्च का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 राज्यों की जनता फैसला देगी, मणिपुर से लेकर के और पंजाब, उत्तराखंड और गोवा और उत्तर प्रदेश की। तो हमें लगता है 11 मार्च का इंतजार तो करना चाहिए। नहीं, लेकिन विनोद जी फिर बीजेपी के लोग ये भी पूछेंगे ना कि अगर नोटबंदी के फैसले का जवाब जो है वो 11 मार्च को आने वाला, यानी लोग नोटबंदी के फैसले जो भी फैसला मुझे पता है, आपको पता है। तो फिर पीएम ने जो 2.5 साल का काम गिनाया उस पर भी लोग वोट करेंगे। सिर्फ अखिलेश यादव के काम पे वोट नहीं होगा। देखिए सुशांत जी, वास्तविकता का धरातल अभय जी, बिल्कुल साफ है, कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। अभय जी ये प्रश्न हमसे किया है तो मैं जरा इसका जवाब दे दूं। देखिए निश्चित रूप से जो मतदान हो रहा है ये विधानसभा के लिए हो रहा है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जहां जहां सरकारें हैं, जैसे पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार है तो निश्चित रूप से कसौटी उनका कामकाज है। उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार है, कसौटी उसका कामकाज है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है, कसौटी उसका कामकाज है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, कसौटी उसका कामकाज है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के चेहरे को आगे करके रख रही, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किसी अपना चेहरा उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में आगे किया होता और गोवा में, तो शायद लोकसभा चुनाव की चर्चा कम होती। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी के चेहरे को जब आप आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं तो केंद्र सरकार का जो 2.5 साल का कामकाज है उस पर भी लोग अपना निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री के चेहरे की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब बहस में मैं प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है उसको भी जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जफर इस्लाम साहब ये बताइए कि पीएम ने राहुल गांधी को घेरने के लिए जो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया और आज मनमोहन सिंह के लिए जो उन्होंने कहा, क्या आप इसमें कोई आपत्तिजनक बात देखते हैं या नहीं देखते हैं, या जो आरोप लग रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया? बड़े साफ तरीके से जो आम लोगों की जबान होती है उसमें समझाया कि भाई किस तरह से राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि भाई अगर जबान खोलेंगे तो नहीं, ये हिंदुस्तान जलजला आ जाएगा, अर्थ शैटरिंग इंफॉर्मेशन है, उसी को उसी का जवाब दिया। और ये बात तो सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो सरकार से आप उनके सारे हिसाब किताब मांगते हैं। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री, इतने सारे स्कैम से उनको क्यों आप नहीं बात करते हैं? इसलिए कि कांग्रेस की सरकार ने बराबर मनमोहन सिंह को बताया इस तरह से कि सर मनमोहन सिंह तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो फैमिली जिम्मेदार है, सोनिया जी और राहुल जी जिम्मेदार है। तो या तो कह दे सोनिया जी राहुल जी जिम्मेदार है, या तो कह दे जफर इस्लाम साहब मनमोहन सिंह मैं जी ये जिम्मेदार पूछ रहा है। हूं, अगर जफर इस्लाम साहब लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भूकंप की बात जब प्रधानमंत्री ने की तो सच में भूकंप आया था, और भूकंप एक ऐसी त्रासदी हो सकती थी। अच्छी बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी त्रासदी है जिसमें कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में हो चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में हो चुका है। तो पीएम जब भूकंप आए और उसका इस्तेमाल करें विपक्षी को घेरने के लिए, क्या ये उचित है? एक प्रधानमंत्री का क्या ये कहना उचित है? सुशांत जी, उत्तराखंड की देवभूमि है, उसकी अलौकिक, आपको ये तो फैक्ट्स को उन्होंने फैक्ट्स को दोहराया कि उन्होंने बार बार तो इन्होंने कहा अर्थ शैटरिंग इंफॉर्मेशन है उनके पास,
क्या अर्थ इन्फॉर्मेशन था? देखिए वहां पे आप कामना करते प्रॉब्लम- उत्तराखंड अरे में भूकंप आ जाने की प्रधानमंत्री जी, वहां चारों धाम है प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। दुबे जी एक बात भूमि के लिए ये अपेक्षा करना बड़ बोले राहुल गांधी को आप लोग को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए। राहुल गांधी जी बड़ बोले हैं, बहुत सारी की बातें करते हैं, उन्हें भाषाओं को तो हर लोग। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले अभय दुबे जी से एक सवाल। अभय दुबे जी, प्रधानमंत्री ने आज जब ये बात कही गई कि उन्होंने भाषा जो है वो ठीक नहीं चुनी, तो एक मिनट सर, एक मिनट अभय जी, एक सेकंड अच्छा ठीक है, बात रखिए। देखिए, जब भी राहुल गांधी जी अपनी जुबान खोलते हैं तो कहीं न कहीं भूकंप आता है कांग्रेस पार्टी में। लोग डरते हैं इसलिए कि उनकी बेतुकी बात जो है वो कहीं न कहीं वहां के अपने लीडर्स को परेशान करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं वो ना बोले। ये तो आप कह सच्चाई है। देश की जनता अगर उनके बातों से परेशान होती है तो क्या बात है? पर ये अगर ऐसा होता भी है सर, तो ये कांग्रेस पार्टी निपट लेगी ना। राहुल गांधी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नहीं है ना, वो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष है। तो उनके बयान से कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, ये कांग्रेस पार्टी की सिरदर्दी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। अभय दुबे जी, मेरा एक सवाल ये था आपसे कि प्रधानमंत्री भी आज कह रहे थे कि विपक्ष अगर ताने कसता है तो उसको सुनने की भी हिम्मत दिखानी चाहिए। इसी सदन के अंदर विपक्ष ने प्रधानमंत्री को हिटलर तक कहा है। तो जब विपक्ष ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है तो फिर प्रधानमंत्री से कैसे आप उम्मीद लगाएंगे कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें, जब उनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं सुशांत जी, मैं अपने स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूं और पाता हूं कि व्यक्तिगत हम बड़े आदर और श्रद्धा का भाव रखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री, और उनका सम्मान होना ही चाहिए। मगर एक मूर्धन्य अर्थशास्त्री जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती है, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए इतनी अशोभनीय बात करना और उत्तराखंड की पावन भूमि के लिए भूकंप की कामना करना, प्रधानमंत्री जी ऐसी ये हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे आपसे। प्रधानमंत्री भाषा जो है वो अनुचित हो सकती है, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया वो अनुचित तो नहीं हो सकता कि कोई आदमी 35 साल तक देश की अर्थव्यवस्था में इतना अहम किरदार निभाए और उसको कुछ पता ही ना हो। आप निरंतर असंसदीय भाषा को प्रयुक्त करेंगे तो देश कब तक, क्योंकि ये देश के भारतवर्ष के संस्कार नहीं है। भारतवर्ष की भूमि विभिन्न भाषा भूषा भेषज संस्कृति संस्कारों के, ठीक है संजीव जी कुछ जोड़ना चाहे, संजीव सनातन जी। सभ्यता की भूमि है। देखिए सुशांत जी, दो बातें मैं रखूंगा। एक तो मोदी सरकार की नीति और नीयत के बारे में जो देश के लिए ठीक नहीं है। ये बेरोजगारों से कहते हैं कि एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 3.25 साल हो गए इनकी सरकार को, मुझे लगता है कि 5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिल जानी चाहिए। लोग ये भी पूछेंगे ना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कितनी नौकरियां दी हैं? आपके पास वो आंकड़ा है क्या? किसान के विरोधी है जी। आपके पास इस बात का आंकड़ा है कि आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां दी हैं 5 साल में? अरे भाई देखिए एक बात बता दें आपको, हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया था। कमिटमेंट नहीं किया तो ठीक है जी, हमने जो ये तो कमाल की बात है सर कि हमने कमिटमेंट नहीं किया, नंबर देके तो हम नहीं भी दें तो चलेगा। आपने कह दिया 2 लाख नौकरी तो आपको करना पड़ेगा। लगभग सारे हमने वादे पूरे किए और जो जनता के सपने थे वो भी किए। लेकिन एक चीज जो आप पहले सर, आज तक हम सुनते थे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब आपको सुन के लग रहा है कि वोट देना भी पार्टियों के ऊपर के विश्वास को लेकर एक रिस्क ही है कि आपने क्या दिया नहीं दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुशांत, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतना नहीं होता कि अगर मैं पूरी विकास की गाथा गाने लग जाऊंगा तो ये 1 घंटे में नहीं हो पाएगी। इसके लिए पूरा 1 दिन चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया, अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया उसको 1 घंटे में नहीं निपटाया जा सकता। हाँ सर, 6 घंटे में 5,500 योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। ये बताइए, चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक जफर इस्लाम साहब, आप हर चैनल पे यही करते हो। सुशांत नहीं संजीव आप मिश्रा हर जी, चैनल ये पे बताइए कि हाई कोर्ट का क्या आपके समय आ जाए आप बोला करो। मेरे पास समय कम है। विनोद अग्निहोत्री के साथ क्या प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर सवाल उठाना ठीक है? क्या उससे आपको लगा कि कुछ आपत्ति है? सरकार ने किन लोगों को लाइसेंस दिया वो बता दीजिए। सर आपकी सरकार ने सर एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है। विनोद जी का एक आखिरी रिएक्शन, प्रधानमंत्री की भाषा पर हम चर्चा कर रहे थे कि अगर विदेश से काला धन न ला पाऊं तो फांसी पर लटका देना।
बिहार के चुनाव में कहा उन्होंने आप पर्टिकुलर ये नेता बता से दीजिए खाली कि आपने अपनी लड़की कि सेट कर दी। किन्नों को और आपने- उत्तर संजीव जी, प्रदेश मुझे एक बात में बताइएगा, जब आए, क्या इस देश में सारे सवाल बीजेपी और नरेंद्र मोदी से किए जाएंगे? आपने 5 साल वहां राज किया, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। जुमलेबाजी और झूठ बोलते हुए अब ये बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो गई है आपकी नीति और आपकी उत्तर प्रदेश की ठीक है, जनता सर, आपको सबक सर, सिखाएगी। सर, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो बैसाखी की जरूरत नहीं सबक पड़ी। ठीक है, जफर साहब। कांग्रेस को 150 लोगों के जो परिवार है वो भी सबक सिखाएंगे। अगर आपको इतने 150 लोगों के बारे में क्या कहना है? कॉन्फिडेंट और थे हम तो सर, थोड़ा सा- 2019 में हमारी सरकार आएगी। सर, मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक को जितना संभव हो रहा है दे रहा हूं। अब विनोद जी का एक रिएक्शन ले लेने दीजिए प्रधानमंत्री की भाषा पर। जी अरे विनोद भाई, जी, जो सिमटती हुई पार्टी है उसका जफर सहारा साहब, ले रहे जफर आप। साहब, और जफर खुद को साहब, बता अब रहे आप हो कि- हैरान और परेशान है, हताश और निराश है। संजीव जी। इसलिए अब आपसे बहस करना बेकार है। 11 मार्च अरे विनोद जी हताश और निराश हो रहे हैं, आप लोग उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे, जरा सा बोलने दीजिए। हम लोगों को भी बोलने दीजिए। राजनीतिक दल देखिए, आपने बड़ा सही प्रश्न उठाया है। प्रधानमंत्री की भाषा का सवाल, ये सिर्फ प्रधानमंत्री की भाषा का मामला नहीं है। पूरी राजनीतिक परिदृश्य को अगर आप देखें तो भाषा की मर्यादा हर जगह जो है गिर रही है। और अभी अभय दुबे जी बात कर रहे थे। देखिए, इस देश में प्रधानमंत्रियों को लेकर के विपक्ष ने कई तरह के सवाल हमेशा उठाए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू जी के समय खुद बोलते थे, राजनारायण जी इंदिरा जी के बारे में बोलते थे, अटल जी अपने हास्य प्रयास और व्यंग्य के लिए संसद में उनको लोग सुनते थे। तो ये कोई नई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद सारे प्रधानमंत्री हमेशा जो है, प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है कि वो सदन में इन चीजों को ध्यान दें। और मुझे लगता है कि लोकसभा वाला मामला जो है वो इतना वैसा नहीं है, क्योंकि चूंकि राहुल गांधी ने एक भूकंप संबंधी बयान दिया था, इसलिए प्रधानमंत्री ने स्कैम को लेकर के उसका जवाब दिया जो उन्होंने परिभाषा की। अब वो अलग बात है कि उसको उसकी व्याख्या अपने तरीके से की जाएगी। हाँ, मनमोहन सिंह जी वाला जो है कि रेनकोट पहनने की आदत, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति पर, जिन्होंने कभी जो है किसी के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी शायद नहीं की होगी, उनको कम से कम उनके बारे में जो है इस तरह की टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जफर इस्लाम साहब, एक मेरा रिएक्शन अपना ये दीजिए, मानना फिर है। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री जी की अपनी इच्छा, उन शब्दों का चयन उनका है। ठीक है। नहीं, देखिए, बड़े बहुत आदर करता हूं मनमोहन सिंह जी का, लेकिन उन्होंने खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। देखिए, उन्होंने जब 200 बेसिस पॉइंट बोला कि जब जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आएगी, उसी वक्त उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज किया। वो पार्टी के प्रवक्ता होके वो एक खुद प्रधानमंत्री है, उनको प्रधानमंत्री का मर्यादा होती है, प्रधानमंत्री के मर्यादा होती है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रवक्ता के प्रचार में कर रहे हैं क्या? मनमोहन सिंह ने जो कहा वो उनका आकलन था, उसका जवाब उसी आकलन से दिया जा सकता है। एक खुद प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि एक अपोजिशन लीडर की तरफ जफर साहब, तो उन्हें ऐसा जवाब देने बिल्कुल जरूरत थी। जफर साहब, एक सेकंड, जफर साहब, मनमोहन सिंह ने 2% जीडीपी ग्रोथ रेट की जो बात कही थी, अभी एक तो पहली बात उस पर आप ये नहीं कह सकते, अभी समय बाकी है। नंबर 1, जीडीपी ग्रोथ रेट तो गिरी है, 2% नहीं गिरी, आगे क्या होता है पता नहीं, आगे अर्थशास्त्री, लेकिन उसका जवाब जो है दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था, आंकड़ों के तरीके भी दिया जा सकता था कि ये आपका आकलन गलत है। वही बात है, आप जो उदाहरण दे रहे थे उसमें थोड़ा सा सेलेक्टिव हो सकते थे प्रधानमंत्री, ये कहा जा रहा है। लेकिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।